नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है संघ राज्य क्षेत्रों का शासन व्यवस्था। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? तो संघ राज्य क्षेत्रों का शासन व्यवस्था नाम है। हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों का शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही इस टॉपिक को हम उन सारे कंटेंट को देने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों का शासन के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और किस आर्टिकल में किया गया है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का जो डिस्क्राइब है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 में किया गया है प्यारे दोस्तों। किस में किया गया है? पार्ट 8 में किया गया है प्यारे दोस्तों। और पार्ट 8 में इसका डिस्क्राइब आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो आर्टिकल भी आप देख रहे हो कि आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब किया गया इसका। तो आर्टिकल आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि जो आर्टिकल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का डिस्क्राइब वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 239 से लेकर के प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 241 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है। कहाँ तक? आर्टिकल 41 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है प्यारे दोस्तों। समझ गए? तो ये जरूर आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में इसे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 8 में है प्यारे दोस्तों। भाग 8 में, पार्ट 8 में, भाग 8 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? तो 239 से लेकर के 241 तक यहाँ पर अनुच्छेद पाए जाते हैं। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूँ कि जो संघ राज्य क्षेत्रों का जो शासन है, इसमें हम कितने आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239(2) क्लॉज 2, आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल हमारा जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, 14वां संशोधन अधिनियम जो 1962 है, हम इतने चीज़ों को, कंटेंट को देखेंगे, इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं आर्टिकल्स पर और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों के शासन से संबंधित विशेष महत्व रखती हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, हम सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर आर्टिकल 239A पहले आता है आपका 1 जो है, क्लॉज फर्स्ट जो है, अनुच्छेद 239 का क्लॉज फर्स्ट की बात करने वाले हैं। इसका जो डिस्क्राइब किया गया प्यारे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि जब तक संसद, इसमें कहा गया कि जब तक संसद जो है, अनुच्छेद 239 क में कहा गया है आपका जो है कि या ए में कहा गया है, ए कह सकते हैं क्लॉज फर्स्ट में, अनुच्छेद 239 का क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है प्यारे दोस्तों कि जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बना दे, जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि नहीं बना देता है, कोई कानून नहीं बना देता है, तब तक राष्ट्रपति ही जो है वह प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाएगा। समझा गया? ये आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बना देता है, तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संचालित करेगा, शासन की बागडोर को संभालेगा और वहां पर नियंत्रित करने का काम करेगा। देखिए, राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक भी नियुक्त कर सके।
क्या नियुक्त कर सके, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की भी अपॉइंटमेंट कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का शासन संचालित कैसे होता है प्यारे दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्रों का शासन है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का शासन कैसे संचालित होता है, वहाँ के गवर्नमेंट को गवर्न कैसे किया जाता है, तो वहाँ के गवर्नमेंट को गवर्न या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है, या तो प्रेसिडेंट स्वयं करता है, या राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड प्रशासकों के एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों के शासन को संचालित करता है प्यारे दोस्तों। समझ गए, मतलब जब तक संसद ऐसा इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना देता है तब तक राष्ट्रपति को ही यह शक्ति है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वहाँ का प्रशासन भी चलाएगा, और राष्ट्रपति को ही यह शक्ति है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के संचालन के लिए, प्रशासन के लिए जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति कर सके। ठीक, ये कहा गया आर्टिकल 239 एक में प्यारे दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 239 क्लॉज 2 के बारे में, 239(2) के बारे में बात करते हैं। इसमें किसकी चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप कॉपी और पेन अपने पास खुलकर रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 239 के क्लॉज 2 में कहा गया प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति जो है वह राज्य के किसी भी राज्यपाल को, ध्यान से समझिएगा बात को, राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य के किसी भी राज्यपाल को किसी भी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक जो है नियुक्त कर सकता है। और राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि किसी भी राज्य के, आर्टिकल 239 का क्लॉज 2 मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है आपका जो बातें हैं, इसमें जो बातें बताई गई हैं आपकी, वह महत्वपूर्ण बात तो यह कहा गया, ठीक ना, ध्यान से बातों को समझिए तो पूरी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। भाषा इधर उधर करने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एकदम अस्थायी रूप से ध्यान को कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 239 के क्लॉज 2 में कहा कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। समझ गए, ये राष्ट्रपति को ही सकती है कि यदि वह चाहता है कि यदि कोई यूनियन टेरिटरीज है बगल में, तो जो राज्य होते हैं ना, राज्य के राज्यपाल को ही निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। समझ आ गया, प्रशासक द्वारा दायित्व कार्यों का संचालन मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उनका जो शक्ति और जो कार्य होता है केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासकों का एडमिनिस्ट्रेटिव का जो शक्ति और कार्य जो होता है, जो वे संचालित करते हैं अपने शक्ति कार्यों को, वह मंत्री परिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्वतंत्रता से बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। मंत्री परिषद उसमें कोई हस्तक्षेप अपना नहीं करता प्यारे दोस्तों, यह बात स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए आपको। जैसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब का जो राज्यपाल है, पंजाब का राज्यपाल जो होता है चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। पंजाब का जो राज्यपाल होता है वह चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, और दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह हैं वहाँ के प्रशासक प्रायः मेरे प्यारे दोस्तों स्वतंत्र होते हैं। लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासक जो होते हैं वे पंजाब के ही राज्यपाल होते हैं प्यारे दोस्तों। कौन होते हैं, पंजाब के ही राज्यपाल होते हैं, समझ गए। जबकि आपका दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ के प्रशासक जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं प्यारे दोस्तों, समझ गए। ये रहा आपका आर्टिकल 239 का क्लॉज 2। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 240 के बारे में, 240 में किसका डिस्क्राइब किया गया है। देखिए आर्टिकल 240 जो है यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो है राष्ट्रपति जो है हमारा, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विनियम मतलब कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 240 के तहत प्यारे दोस्तों है ना, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति विनियम बना सकता है, कानून बना सकता है प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया। ये हो गया 240।
आर्टिकल 241 के लिए यदि कहा जाए, आर्टिकल 241 के लिए कहा जाए प्यारे दोस्तों, इसमें किसका चर्चा किया गया, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। तो इसमें कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट। प्यारे दोस्तों देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की यदि बात किया जाए ना, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट दिल्ली और एक हमारा जो है जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर अपना हाई कोर्ट उन लोगों का है, अपना न्यायालय उन लोगों का है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के मामले की सुनवाई राज्यों के हाई कोर्ट में ही होता है। कहाँ पर होता है, राज्यों के हाई कोर्ट में ही होता है प्यारे दोस्तों। समझ गए। वर्तमान में हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 9 यूटी हैं प्यारे दोस्तों, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ भी वर्तमान समय में। समझ गए, जिसमें आप अब 8 होने, क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली को 1 मिला दिया जाएगा, तो 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। समझ गए। तो यहाँ पर कहा गया कि बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के मामले की जो सुनवाई होती है, जो प्रॉब्लम होते हैं, जो वाद होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनकी सुनवाई जो नज़दीकी के जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं वहीं पे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मामले की जो सुनवाई होती है वह कोलकाता हाई कोर्ट में होता है। कहाँ पर होता है, कोलकाता हाई कोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों। समझ गए। और एक मैं बता दूं कि जो आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी के मामले की जो सुनवाई होता है वह मद्रास हाई कोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर होता है, मद्रास हाई कोर्ट में होता है। समझ गए। और यदि बात किया जाए, मद्रास हाई कोर्ट में होता है पुदुचेरी के मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में। केरल जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के मामले की सुनवाई प्रिय साथियों, लक्षद्वीप के मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट में होता है। कहाँ पर होता है, केरल हाई कोर्ट में होता है। जबकि वहीं पे जब आप ऊपर जाएंगे तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली के मामले की सुनवाई कहाँ पर होता है, तो दमन दीव और दादर नागर हवेली के मामले की सुनवाई प्यारे साथियों कहाँ पर होता है, तो वह बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है। कहाँ पर होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है। और चंडीगढ़ के मामले की सुनवाई जो है वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों। कहाँ होता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेंगे, ठीक ना। आइए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण संशोधन देखते हैं प्यारे साथियों कि 14वां संशोधन अधिनियम 1962। तो 14वां संशोधन अधिनियम किस सन में था प्यारे दोस्तों, तो 1962 में था। इस सन को भी याद कर लिया जाएगा कि 14वां संशोधन अधिनियम किस सन में था, तो 1962 में था। तो इसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत जो है 14वें संशोधन के द्वारा 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा प्यारे साथियों संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जो है वह आर्टिकल था 239 क। क्या जोड़ा गया, 239 क जोड़ा गया था आर्टिकल यहाँ पर। तो इसमें कहा गया कि इसके तहत जो संघीय संसद को, जो संघीय संसद है, जो केंद्र सरकार की जो विधायिका है, वह संघ राज्य क्षेत्रों हेतु, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु या तो विधानमंडल अथवा मंत्री परिषद अथवा दोनों का सृजन कर सकेगी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तय हो गया प्यारे साथियों कि 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जब संविधान में 239 को जब जोड़ा गया तो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि संसद को ही यह अधिकार दिया गया, केंद्र सरकार की विधायिका संसद को ही अधिकार दिया गया कि यदि वह चाहे तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल अथवा मंत्री परिषद अथवा दोनों का गठन कर सकता है या सृजन कर सकता है प्यारे दोस्तों। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यदि विधानमंडल बनाना है या मंत्री परिषद का गठन करना है प्यारे दोस्तों, तो कौन करता है, किसे शक्ति दिया गया इसके संदर्भ में, तो संसद को शक्ति दिया गया है प्यारे दोस्तों। इसको भूलिएगा मत, जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है और दिल्ली है, पुदुचेरी है, जो यहाँ के प्रशासक होते हैं ना, चाहे वो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो आपका, या फिर वो दिल्ली हो और दिल्ली और पुदुचेरी हो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुदुचेरी, इन 3 जगह के जो प्रशासक होते हैं प्यारे दोस्तों, इन 3 जगह के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है ना, एलजीबी कहा जाता है शॉर्ट में जिसे। चंडीगढ़ के प्रशासकों को आयुक्त कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उनको, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, उनको आयुक्त कहा जाता है, उन्हें कमिश्नर कहा जाता है प्यारे दोस्तों। और लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासकों को प्रशासक ही कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं, प्रशासक ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य हैं जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इतने पॉइंट यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एग्जाम से बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। आप इतने कंटेंट को जरूर याद रखेंगे और फिर जब हम मॉक टेस्ट ले लेंगे इसके ऊपर, जब मॉक टेस्ट ले लेंगे तो फिर वो बिल्कुल तय हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आ सकता है। समझ गए? जो बचा कुचा थ्योरी से जो रहेगा हमारा, तो मॉक टेस्ट में हम क्वेश्चन पूछ करके उसकी व्याख्या कर देंगे तो पूर्णतः वो चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल फिट हो गया। इसलिए दोनों चीज़ों को देखना है। जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल बैच है प्यारे दोस्तों, और जो मॉक टेस्ट लेता हूँ वहाँ पर ऑप्शन की व्याख्या करता हूँ तो वह एक फंडामेंटल बैच कहा जाता है, प्रैक्टिस बैच कहा जाता है। तो प्रैक्टिस बैच को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें प्यारे दोस्तों, थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना? आप एग्जाम के लिए जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मैं आपको कितना दे पाया, अगर सटीक कंटेंट मैं अगर आपको अगर देने में अगर मैं दे पाया हूं तो आप मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।